नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम न्यूरोसर्जरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं कहूँगा क्रिटिकल टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे, स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेस। देखिए, स्पाइनल इन्फेक्शंस एक ब्रॉड कैटेगरी हैं, लेकिन उनमें से ये कंडीशन यानी SEA एक ऐसी ट्रू न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी है जिसे टाइमली डायग्नोस और मैनेज करना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसमें हर गुजरता मिनट पेशेंट के लिए परमानेंट पैरालिसिस का रिस्क बढ़ाता है और इसमें आप ये समझ लीजिए पेशेंट की लाइफ और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन दोनों एट स्टेक होते हैं। चलिए इस लेक्चर की शुरुआत एक क्लिनिकल केस से करते हैं। इमेजिन कीजिए आपकी इमरजेंसी पोस्टिंग है और एक 48 साल के पेशेंट आते हैं। आप हिस्ट्री लेते हैं। वो नॉन डायबिटिक हैं, उन्हें पिछले कुछ दिनों से सिवियर बैक पेन है, साथ में फीवर भी है और सबसे अलार्मिंग बात, उनके दोनों पैरों में कमजोरी तेजी से बढ़ रही है। तो एज ए क्लिनिशियन आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? इस प्रेजेंटेशन में रेड फ्लैग्स क्या हैं? डायबिटीज, बैक पेन, फीवर और प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, इन सबको जोड़कर आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे ऊपर कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिसे मिस करना कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है? ऐसे पेशेंट में आपको एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना है फॉर अ स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेस या SEA। इस क्लिनिकल सिनेरियो में ये आपका टॉप डिफरेंशियल होना चाहिए। ये एक ट्रू न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी है। मैं इस इमरजेंसी वर्ड पर इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि इसमें, जैसा हम आगे देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर इतनी तेजी से बढ़ सकता है कि कुछ ही घंटों में पेशेंट परमानेंटली पैरालाइज हो सकता है। ये हमारे आज के लेक्चर का रोड मैप है। हम इस कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। हम इसकी डेफिनेशन और एपिडेमियोलॉजी से शुरू करेंगे, फिर रेलेवेंट एनाटॉमी, इसकी डिटेल पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और आखिर में प्रोग्नोसिस और आपके एग्जाम्स के लिए जो की टेकअवेज हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, द इमरजेंसी। यहाँ हम डिफाइन करेंगे कि स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेस आखिर होता क्या है, ये कितना कॉमन है और इसकी अर्जेंसी के पीछे मेडिकल रीजन क्या है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेस? चलिए इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। ये एक सुप्यूरेटिव इन्फेक्शन है। सुप्यूरेटिव का मतलब है पस फॉर्मिंग। इसमें एपिड्यूरल स्पेस के अंदर पस यानी प्यूरुलेंट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। ये एपिड्यूरल स्पेस कहाँ होता है? ये ड्यूरा मैटर, जो स्पाइनल कॉर्ड की सबसे बाहरी टफ कवरिंग है और हमारे वर्टेब्रल कॉलम की हड्डियों के बीच का पोटेंशियल स्पेस है। इस स्पेस में पस का कलेक्शन सीधे स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर डालता है, उसको कंप्रेस करता है। एपिडेमियोलॉजिकली ये एक रिलेटिवली रेयर कंडीशन है। इसका इंसिडेंस लगभग 0.2 से 2 केसेस पर 10,000 हॉस्पिटल एडमिशंस है। लेकिन जो कंसर्निंग ट्रेंड है वो ये कि पिछले कुछ डेकेड्स में इसका इंसिडेंस लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे रीजंस क्या है? सोचिए, फैक्टर्स हैं जैसे हमारी एजिंग पॉपुलेशन, स्पाइनल प्रोसीजर्स और सर्जरीज का बढ़ता हुआ यूज और प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस जैसे डायबिटीज और इंट्रावेनस ड्रग यूज का प्रिवेलेंस बढ़ना। लेट्स मूव टू सेक्शन 2। इस सेक्शन में हम स्पाइन की उस रेलेवेंट एनाटॉमी और इन्फेक्शन के पाथवेज को समझेंगे जो इस बीमारी को जन्म देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि बैक्टीरिया आखिर इस स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड स्पेस तक पहुंचते कैसे हैं। तो इन्फेक्शन की लोकेशन है एपिड्यूरल स्पेस। पहले स्पाइनल मेनिंजस को रिवाइज करते हैं। अंदर से बाहर पिया मैटर, अरैक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर। इस ड्यूरा मैटर और वर्टेब्रल कनाल की बोनी वॉल के बीच में ये एपिड्यूरल स्पेस होता है। इस स्पेस में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एडिपोस टिश्यू यानी फैट और एक रिच नेटवर्क ऑफ वेन्स जिसे कहते हैं एपिड्यूरल वीनस प्लेक्सस या बैक्सन्स प्लेक्सस। इस प्लेक्सस की सबसे क्रिटिकल एनाटॉमिकल फीचर ये है कि ये वाल्वलेस होता है। इसमें वाल्व्स नहीं होते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ब्लड इसमें ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शंस में फ्रीली फ्लो कर सकता है। यही फीचर एक छोटे से पेल्विक इन्फेक्शन को भी ऊपर स्पाइन तक ट्रैवल करने का आसान रास्ता दे देता है। तो इन्फेक्शन एपिड्यूरल स्पेस तक पहुंचता कैसे है? इसके 3 प्राइमरी राउट्स हैं। सबसे कॉमन, लगभग 50% केसेस में, है हेमाटोजीनियस स्प्रेड। इसका मतलब है इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम के जरिए आता है। बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन है, जैसे स्किन पर कोई बॉयल, एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या दिल के वैल्व्स का इन्फेक्शन जिसे एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, वहां से बैक्टीरिया ब्लड में एंटर करते हैं और बैट्सन्स प्लेक्सस के थ्रू एपिड्यूरल स्पेस में सीड हो जाते हैं। दूसरा राउट है डायरेक्ट स्प्रेड, यानी आसपास के स्ट्रक्चर से। जैसे अगर वर्टेब्रा में इन्फेक्शन हो, जिसे वर्टेब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, तो वहां से इन्फेक्शन सीधा एपिड्यूरल स्पेस में फैल सकता है। और तीसरा राउट है आइट्रोजेनिक इनोक्यूलेशन,
यानी अनजाने में मेडिकल प्रोसीजर के दौरान इन्फेक्शन का इंट्रोड्यूस हो जाना, जैसे एपिड्यूरल कैथेटर डालते वक्त या स्पाइनल सर्जरी के दौरान। कुछ पेशेंट्स इस कंडीशन के लिए हाई रिस्क पर होते हैं। द सिंगल मोस्ट कॉमन कोमोबिडिटी, जैसा हमने अपने केस में भी देखा, है डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज में इम्पेयर्ड इम्यूनिटी और पुअर माइक्रोसर्कुलेशन इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा देते हैं। दूसरा बड़ा रिस्क फैक्टर है इंट्रावीनस ड्रग यूज, जिसमें कंटामिनेटेड नीडल से डायरेक्ट बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा कोई भी इम्यूनोसप्रेस स्टेट जैसे HIV, क्रॉनिक स्टेरॉयड यूज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, रीसेंट स्पाइनल सर्जरी और इनड्वेलिंग वैस्कुलर कैथेटर्स जैसे डायलिसिस कैथेटर्स इसका रिस्क काफी हद तक बढ़ा देते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज द माइक्रोबायोलॉजी। इस इन्फेक्शन का सबसे बड़ा गुनेगार 60% से ज्यादा केसेस में है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये बैक्टीरिया हमारी स्किन पर कॉमनली पाया जाता है, और इसमें भी जो चिंता की बात है वो है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस यानी MRSA का बढ़ता हुआ इंसिडेंस। ये एक सुपर बग है जो कई कॉमन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट ज्यादा चैलेंजिंग है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई जैसे E. coli भी इसके कॉमन कॉजेज हैं। तो अब जब हमने इन कल्प्रिट ऑर्गेनिजम्स को पहचान लिया है, चलिए देखते हैं कि ये स्पाइन के अंदर क्या तबाही मचाते हैं। अब हम लेक्चर के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर आ गए हैं, द पैथोफिजियोलॉजी। ध्यान से समझिए, क्योंकि यही इस कंडीशन की अर्जेंसी की नींव है। ये आखिर एक सिंपल इन्फेक्शन से पैरालिसिस जैसी डेविस्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन तक कैसे पहुंचता है, इस कास्केड को समझना बहुत जरूरी है। And this brilliantly illustrates the cascade that leads to neural injury. इसे हम 6 स्टेप्स में समझेंगे। Step 1, बैक्टीरियल इन्वेजन। बैक्टीरिया हिमालोजेनस या डायरेक्ट रूट से एपिड्यूरल स्पेस में एंटर करते हैं। Step 2, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, ढेर सारे न्यूट्रोफिल्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पहुंचते हैं, साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं जिससे लोकल एडिमा यानी सूजन आती है। Step 3, एब्सेस फॉर्मेशन। ये न्यूट्रोफिल्स डेड बैक्टीरिया और सेल्युलर डिब्री मिलकर पस बनाते हैं। एक पोरुलेन कलेक्शन फॉर्म होता है जिसे हम एब्सेस कहते हैं। Step 4, मैकेनिकल कंप्रेशन। ये एब्सेस एक मैस की तरह काम करता है, और जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता है ये फिजिकली स्पाइनल कॉर्ड को दबाना शुरू कर देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। Step 5, वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज। ये बढ़ता हुआ प्रेशर एपिड्यूरल वीनस प्लेक्सिस को भी कंप्रेस करता है, जिससे वीनस ड्रेनेज रुक जाता है। इससे वीनस कंजेशन और थ्रोम्बोसिस होता है, जो आगे चलकर आर्टेरियल सप्लाई को भी कॉम्प्रोमाइज करता है। और Step 6, इस्कीमिया एंड इन्फार्क्शन। इस वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज की वजह से स्पाइनल कॉर्ड को मिलने वाली ब्लड सप्लाई यानी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कट ऑफ हो जाती है। इससे न्यूरो टिश्यू में पहले इस्कीमिया होता है, और अगर ये जारी रहे तो इन्फार्क्शन हो जाता है। यही इन्फार्क्शन इरिवर्सिबल न्यूरल इंजरी यानी पैरालिसिस है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, आपको ये याद रखना है कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज सिर्फ एब्सिस के डायरेक्ट प्रेशर से नहीं हो रहा। इट इज अ ड्यूअल मैकेनिज्म इवेंट। स्पाइनल कॉर्ड पर आप समझिए डबल अटैक हो रहा है। एक तरफ से एब्सिस का डायरेक्ट मैकेनिकल कंप्रेशन है, और दूसरी तरफ से वैस्कुलर ओक्लूजन के कारण होने वाला स्पाइनल कॉर्ड इस्कीमिया है। और ये इस्कीमिक इंजरी मैकेनिकल कंप्रेशन से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और तेजी से परमानेंट डैमेज करती है। चलिए अब देखते हैं कि इस क्रिटिकल कंडीशन को हम क्लिनिकली कैसे पहचानें और इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म कैसे करें। यहाँ पर आपकी क्लिनिकल एक्यूमेन और रेड फ्लैग्स को पहचानने की एबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सब टेक्स्ट बुक्स में क्लासिक ट्रायड ऑफ सिम्टम्स पढ़ते हैं, बैक पेन, फीवर और न्यूरोलॉजिक डेफिसिट। लेकिन रियलिटी में ये पूरा ट्रायड इनिशियल प्रेजेंटेशन पर सिर्फ 6 से 10% पेशेंट्स में ही मिलता है। इसका मतलब 90% पेशेंट्स शुरू में इस क्लासिक पिक्चर के साथ प्रेजेंट नहीं करेंगे। इसीलिए ये डायग्नोसिस इतनी आसानी से मिस हो जाती है, क्योंकि क्लिनिशियंस तीनों सिम्टम्स के एक साथ आने का इंतजार करते रहते हैं। इस बीमारी की प्रोग्रेशन क्लासिकली इन 4 स्टेजेस में होती है। स्टेज 1 में पेशेंट को सिर्फ बैक पेन होता है, जहां एब्सेस है वहां लोकल टेंडरनेस होती है और शायद फीवर होता है। स्टेज 2 में जब एब्सेस नर्व रूट्स को इरिटेट करना शुरू करता है तो रेडिकुलर पेन शुरू होता है, एक शूटिंग पेन जो पैरों में जाता है। स्टेज 3 में क्लियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आते हैं, जैसे मोटर वीकनेस, सेंसरी लॉस या ब्लैडर बाउल पर कंट्रोल ना रहना। और स्टेज 4 पैरालिसिस है, जो अक्सर इरिवर्सिबल होता है। हमारा गोल हमेशा पेशेंट को स्टेज 1 या 2 में ही डायग्नोज और ट्रीट करना है। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यानी गोल्ड स्टैंडर्ड है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI ऑफ द स्पाइन विद गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट। इसके साथ साथ हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जैसे ब्लड कल्चर्स टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे ESR और CRP जो इस कंडीशन में काफी बढ़े हुए मिलते हैं।
लेकिन MRI हमें एब्सेस की एग्जैक्ट लोकेशन, साइज और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन का एक्सटेंट डायरेक्टली दिखा देता है। यहाँ आप एक नॉर्मल MRI और एक एपिड्यूरल एब्सेस वाले पेशेंट के MRI में फर्क साफ देख सकते हैं। लेफ्ट इमेज में देखिए अ नॉर्मल स्पाइन, थीकल सैक जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है के अराउंड स्पाइनल कॉर्ड क्लियरली विजिबल है। अब राइट इमेज को ध्यान से देखिए, ये एक T1 कॉन्ट्रास्ट इमेज है और इसमें आपको पोस्टीरियर एपिड्यूरल स्पेस में ये जो ब्राइट रिम एनहांसिंग फ्लूइड कलेक्शन दिख रहा है, ये एब्सेस है। और देखिए कि इसने आगे से थिकल सैक को कितना सिवियरली पिचका दिया है, कंप्रेस कर दिया है। दिस इज द रेडियोलॉजिकल कॉन्फर्मेशन ऑफ स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेस। एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो ट्रीटमेंट इज अ टू प्रोंग्ड अटैक। इसमें दो चीजें एक साथ अर्जेंटली करनी होती हैं: मेडिकल मैनेजमेंट टू कंट्रोल द इन्फेक्शन एंड सर्जिकल मैनेजमेंट टू रिलीव द कंप्रेशन। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। मेडिकल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल है इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करना। जैसे ही आपको इसका सस्पेशन होता है, ब्लड कल्चर्स लेने के तुरंत बाद हमें एम्पिरिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम IV एंटीबायोटिक्स शुरू करने होते हैं। एम्पिरिक का मतलब है कल्चर रिपोर्ट्स का इंतजार किए बिना। हमारी एंटीबायोटिक चॉइस ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन कल्प्रिट्स को कवर करे, इसलिए MRSA कवरेज एसेंशियल है। एक कॉमन रेजिमेन है वांकोमाइसिन जो MRSA को टारगेट करता है, प्लस अ थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जैसे सेफ्ट्रिऑक्सोन जो ग्राम नेगेटिव्स को कवर करता है। ये एंटीबायोटिक थेरेपी लंबी चलती है, आमतौर पर 6 से 8 हफ्ते तक। अगर पेशेंट में कोई भी सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है तो सिर्फ एंटीबायोटिक्स काफ़ी नहीं है। इमरजेंसी सर्जिकल डिकम्प्रेशन मैंडेटरी है। सर्जरी का गोल है स्पाइनल कॉर्ड पर से प्रेशर हटाना और पस को ड्रेन करना। सबसे कॉमन प्रोसीजर है लैमिनेक्टमी, जिसमें सर्जन वर्टेब्रल आर्च का एक हिस्सा, जिसे लैमिना कहते हैं, उसे रिमूव करते हैं ताकि स्पाइनल कैनाल को ओपन करके एब्सिस को साफ किया जा सके। इसके लिए इंडिकेशन क्रिस्टल क्लियर है। अगर पेशेंट को मोटर वीकनेस, सेंसरी लॉस या ब्लैडर बाउल डिस्फंक्शन है तो उसे इमीडिएट सर्जरी चाहिए। आखिर में हम इसके प्रोग्नोसिस पर बात करेंगे और आपके एग्जाम्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए कुछ की रिवीजन पॉइंट्स को समराइज करेंगे। ये चार्ट आपको इस बीमारी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है, टाइमिंग ऑफ सर्जरी। स्टडीज ने बार बार ये साबित किया है कि न्यूरोलॉजिकल आउटकम का सबसे बड़ा प्रिडिक्टर सर्जरी का टाइम है। जिन पेशेंट्स की सर्जरी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आने के 24 घंटे के अंदर हो जाती है, उनमें गुड रिकवरी के चांसेस, यानी ये हाई बार, बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर 24 घंटे से ज्यादा का डिले होता है तो परमानेंट पैरालिसिस का रिस्क, ये लो बार, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। ये डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि वक्त कितना क्रिटिकल है। अगर आप इस पूरे लेक्चर से सिर्फ एक चीज याद रखना चाहते हैं तो वो ये है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए एक मंत्र होना चाहिए। जैसे हम स्ट्रोक में कहते हैं टाइम इज ब्रेन, वैसे ही स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेस में आपको हमेशा याद रखना है टाइम इज स्पाइन। हर मिनट, हर घंटा मायने रखता है। अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली इंटरवेंशन ही एक अच्छे आउटकम की कुंजी है। आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट मेडिकल टॉपिक्स को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझ